हेलो, आई एम यशवी। मैंने क्लास 10th में 94 परसेंटाइल स्कोर करा था। इवन दो जो मेरी 9th थी वो पूरी लॉकडाउन में चली गई थी। वी हैव हार्डली स्टडीड एनीथिंग क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन बेस्ड पे होते थे और स्कूल गए नहीं थे, ट्यूशन था ही नहीं, तो हमने 9th में कुछ नहीं पढ़ा था। जो 10th क्लास होती है ना, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस क्लास होती है बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड देना और फैमिली की एक्सपेक्टेशन। बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। तो ऐसी 5 मिस्टेक्स जो बच्चे जनरली करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम। पहला कि वो बहुत ही सारी रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं जिनका कोई यूज़ होता ही नहीं है, मतलब एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं। फिर तीसरा कि उनका ना ये होता है कि पेपर से पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चौथा कि उनको वो इंग्लिश और हिंदी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और पांचवा कि वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कम करते हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं चीज़ों का, जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्चुअल बेस की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे केस स्टडीज़ आती हैं या फिर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है मैथ से, साइंस से, तो उसमें वो लैक कर जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड की रेफरेंस बुक्स तुम्हें कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी के लिए मैंने जो यूज़ करा था वो सिर्फ एनसीईआरटी था, लेकिन मैंने सैम्पल पेपर करे थे, टुगेदर विद के करे थे। और मतलब अगर तुम्हारे पास लगता है तुम्हारे पास टाइम है और तुमने एनसीईआरटी के चैप्टर्स 3-4 बार जो है वो पढ़ रखे हैं, तुमको अच्छे से आते हैं, तुमको मेजर स्टोरी लाइन पता है, तो फिर तुम सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स भी कर सकते हो। लेकिन अपना टाइम देखना कि तुम्हारे पास एज मच टाइम है ताकि तुम 100 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, उस हिसाब से करना। और इंग्लिश और हिंदी में जो तुम्हारी राइटिंग स्किल्स आती है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन 1 to 2 प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, जो तुम्हें करके ही जानी चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी को फॉर ग्रांटेड मत लो। 80 नंबर का इंग्लिश का पेपर आएगा, 80 का ही मैथ्स का पेपर आएगा। अगर तुम 1 घंटा ज़्यादा पढ़ के इंग्लिश में 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, तो फिर वाई नॉट पढ़ना चाहिए ना तुम्हें इंग्लिश भी। और मतलब अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है कंपैरेटिवली इंग्लिश हिंदी से, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ कि तुम पूरा ही मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ो, ताकि जहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा हैं मार्क्स आने के, वो भी कम ना हो जाए। दूसरा, मैथ्स के लिए मतलब दोनों, मतलब अगर तुम्हारे पास बेसिक है उसके लिए अलग है और अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है उसके अलग है। आरडी के एग्जाम्पल्स, पहली बात तो कि तुमको थ्योरम्स और तुमको प्रूफ वाले, हेंस प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरम होती है, डेरिवेशंस होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूलाज, ये तो मेन ही है, तुम्हें आनी चाहिए। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल तुमको रटा होना चाहिए कम से 3 से 4 बार। तो एनसीईआरटी तुमको करके ही जाना चाहिए, वो तो मेन ही है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है तो यू शुड गो फॉर आरडी सॉल्व्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो, वो इनफ है स्टैंडर्ड के लिए वो भी। और अगर तुम्हारे पास बेसिक है तो गो फॉर यू लाइक कर लो, या फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स आते हैं वो कर लो। और लास्ट में टुगेदर विद का सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, वो एकदम परफेक्ट सैम्पल पेपर है टुगेदर विद का, मतलब बेस्ट देन एवर। मैंने तो सुबह पढ़ के जाती थी और अगले दिन पेपर देती थी, तो सेम वही आ जाता था जो मैं सुबह पढ़ के गई। तो अगर तुम किताब खोलोगे ही नहीं, अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं, तो ये मिरेकल बोल लो या जो भी कि जो पढ़ के गई वही आ गया, वो तभी होता है जब तुम खुद एफर्ट डालोगे, खुद किताब खोलोगे, पढ़ोगे और फिर पेपर देने जाओगे। तो मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड है तो आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स, यू लाइक अगर प्रैक्टिस क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट एक बारी को तुमने याद कर लिया, तुमने फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लिए, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम्हें डिफरेंट क्राइटेरिया के क्वेश्चंस के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे, एक ही क्वेश्चन कैसे 4 मार्कर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो हर पैटर्न तुमको समझना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो एक यू लाइक परचेज कर लेना प्रैक्टिस के लिए, और सैम्पल पेपर के लिए तुम टुगेदर विद ले लेना। ना सोशल में यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटिकल साइंस है और इको है। उसमें हिस्ट्री में तुमको डेट्स और इवेंट तो टिप पे होना चाहिए कि इस डेट को ये इवेंट हुआ था, और हर इवेंट सीक्वेंस वाइज भी तुम्हें याद होना चाहिए। हिस्ट्री में तुम मतलब सोशल में तुम 5 मार्क्स डायरेक्टली ले सकते हो सिर्फ मैप्स पढ़ के, स्ट्रेट अवे यू कैन गेट 5 मार्क्स। मैप्स पढ़ के जाना, 5 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। और जियो में एज सच थोड़ा क्रैमिंग वाला पार्ट आता है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपना एरिया की इस लोकेशन पे क्या, उस पर क्या, वो सब याद करना होता है। हिस्ट्री पे इवेंट्स एंड डेट, एंड सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस बहुत ईजी होती है। ये सबसे बेस्ट है एक तो सीबीएसई क्वेश्चन,
बैंक, वो तो करना अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें लगता है कि मैं क्वेश्चंस कर सकती हूँ। मेरे को मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को चैलेंज दिया था कि 1500 क्वेश्चंस 2 दिन में करके दिखा, तो मैंने करके दिखाए थे। तो टेक इट एज अ चैलेंज एंड मेक योर सेल्फ वर्ड। सो क्वेश्चंस 2 दिन में करे, तो वो जुनून वो सब कुछ लाओ और करो। तो सीबीएसई बैंक हो गया सोशल के लिए, और एक टुगेदर विद सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और तुमको मतलब मेरे लिए तो यही सब इनफ था। बाकी मैंने एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स थे बहुत थॉरली पढ़े थे, और बार बार मैं उनको रिवाइज करती रहती थी ताकि मेरे वो ब्रेन एकदम सेट हो जाए। और ना एक और चीज़ सोशल में जो बेनिफिशियल होती है कि हाउ यू राइट योर क्वेश्चंस। इट डिपेंड्स कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे तुम उसको लिखते हो। जैसे 5 नंबर का, 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है, तो पहले मैं क्या करती थी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हेडलाइन लिखती थी, फिर उसके बाद उसके 5-6 पॉइंट्स लिखती थी, और लास्ट में जो अपना साइनिंग लाइन होती थी एक, वो लिखती थी। तो तुमको आता है वो एक अलग चीज़ है, एंड हाउ यू प्रेजेंट वो एक अलग चीज़ है। बहुत बच्चे होते हैं जो जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे से लिख नहीं पाते, तो वहाँ पे उनका एक माइनस पॉइंट होता है जो कि तुम कवर अप कर सकते हो, जो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएंगी। और अपना चीज़ों को प्रेजेंटेबल बनाओ। तुमने अच्छी डिश बनाई है लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंट भी तो करना है ताकि सामने वाले बंदे को टेम्पटिंग लगे। अब एक टीचर है पूरे दिन में 100 पेपर सॉल्व करेगी, तो वो तो वही देखेगी ना कि भाई दिखने में क्या अच्छा लग रहा है। मतलब 10 कॉपियों में से 10 जो उसने शीट लिया उसमें से उसको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, तो जो उनसे अच्छा लगे उसको मार्क्स भी उतने ज्यादा मिलेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइट एंड हाउ यू फॉर्मेट योर आंसर, ताकि जो सामने वाला बंदा उसको प्रेजेंटेबल लगे, टेम्पटिंग लगे, और वो खुल के नंबर दे। चाहे तुमने थोड़े कम भी लिखा हो ना तो भी वो नंबर दे देती है। सेकेंड मैथ्स हो गया, इंग्लिश, हिंदी, सोशल। नाउ साइंस। साइंस में मेन है तुम्हारा डायग्राम और तुम्हारे फ्लो चार्ट। रेफरेंस बुक में बोलूँगी कि एग्जाम आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब उसमें तुम अपना समरी भी पढ़ सकते हो व्हेन यू हैव रेड योर चैप्टर एनसीईआरटी का बहुत बार, तो यू कैन फॉर अ चेंज रीड द समरी ऑफ एग्जाम आइडिया। फिर अगर तुमको पूरा 3 घंटे का टाइमर लगा के करना है तो टुगेदर विद के सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट तीसरा। टाइम मैनेजमेंट ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये बहुत मिथ है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो दिमाग में ज़्यादा बैठेगा, रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पावर कितनी ज़्यादा आता है। लोग सुबह जिनका रूटीन ही है 5 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, गुड फॉर देम, मैं उनके लिए कोई मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं है। लेकिन जिनका रूटीन नहीं है, जिनका रूटीन 3 बजे सोने का है, 4 बजे सोने का है, तो ठीक है, तो रात को पढ़ो, रात को शांति होती है, सुबह को भी शांति होती है। इट जस्ट डिपेंड हाउ योर ब्रेन हैज़ बीन वर्किंग और क्या प्रोडक्टिव लेवल पे वो काम करता है। तो तुम सुबह पढ़ो या रात में पढ़ो, इट्स नॉट मेक अ मच डिफरेंस अनलेस एंड अनटिल यू स्टडी। द मेन थिंग इज कि तुम्हें पढ़ना है, वो मस्त है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करो मत, कॉम्प्रोमाइज़ करो। चाहे दिन में तुम खेलो, रात में खेलो, जब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना है खेलो, जस्ट डोंट सैक्रिफाइस योर टाइम ऑफ स्टडी। जब तुम स्कूल जाते हो और ट्यूशन जाते हो, तो मतलब दोनों दिन वर्किंग डेज पे स्कूल और ट्यूशन जब दोनों होता है, अगर तुम ट्यूशन जाते हो तो यू शुड स्टडी एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स मिनिमम, मतलब मिनिमम 3 आवर्स एंड 5 आवर्स मैनेज अपना स्लीप मैनेज करके। पर स्लीप मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 to 8 आवर्स स्लीप जो है ना वो देनी ही देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बहुत स्ट्रेस लेता है। क्योंकि तुमको लगता है यार मैं पहली बार पेपर देने जा रहा हूँ, अच्छा होगा नहीं होगा, कुछ बाहर से नहीं आता, सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। प्री बोर्ड स्टफ हो सकता है, मे बी जो तुम ट्यूशन में पढ़ रहे हो वो टफ एग्जाम बनाते हैं, लेकिन मैंने पेपर दिया है, आई गारंटी हूँ कि सब, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के गए हो ना, अगर तुमने एनसीईआरटी थॉरली डीपली कॉन्सेप्चुअली उनका सब पढ़ रखा है, सब तुम्हें आता है, तो तुम 95+ परसेंटाइल 100% आ सकते हो। तो अपना टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा नहीं है कि 7 बजे उठना है, फिर 7:30 तक ब्रश करना है, फिर 8 तक नहाना है, ये बस 1-2 दिन तक फॉलो होता है, उसके बाद इनका कोई वैल्यू नहीं होता। मेरे लिए वर्डफुल था 10th में कि मैं गिनती थी कि मैंने अभी 2 वर्ड्स पढ़ लिए, तो मैं वो नोट डाउन कर ली, फिर मैंने 1.5 घंटा पढ़ा, मैं वो नोट डाउन करूंगी, फिर पूरे दिन का टोटल मेरा 6 आवर्स हो गया, एक दिन का 7 आवर्स हो गया। तो मतलब मेरा मिनिमम 6 आवर्स तो होता ही था, क्योंकि मेरे को स्कूल नहीं जाना होता था। बट नाउ यू हैव टू गो टू स्कूल्स, तो उसको उस वे में मैनेज कर लो। लेकिन अगर तुम्हारा छुट्टी है और तुम्हें नहीं जाना है अपना स्कूल, तो जस्ट स्टडी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स एवरी डे, मिनिमम 6 to 7 आवर्स। अगर तुम उससे ज़्यादा एक्सीड कर सकते हो, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स में भी प्रिपरेटरी लीव्स होती है और बोर्ड्स के पहले भी स्कूल तुमको प्रिपरेटरी लीव्स देगा, तो करो। बहुत अच्छा स्लोगन है, इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा। तो वही है कि अभी भी 6 महीने हैं तुम्हारे पास, अभी भी यू कैन डू इट, अभी भी यू कैन प्रूव दैट येस यू हैव सम कैपेबिलिटी टू स्कोर गुड मार्क्स। मुझे भी पता है 10वीं के मार्क्स कहीं काम नहीं आने हैं,
कोई एंट्रेंस पेपर में कहीं भी 10 के मार्क्स नहीं चलेंगे, लेकिन ये 10th के मार्क्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट स्टेज एंड यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू प्रूव एंड यू हैव टू शो योर पेरेंट्स दैट येस आई कैन ब्रिंग दैट मच ऑफ मार्क्स, येस आई कैन स्टडी दिस मच। तुम अपने पेरेंट्स को बिलीव दिलाओगे, उनको प्रूव करोगे, उनको अपना भरोसा दिलाओगे, तो दे विल ट्रस्ट, विल फर्दर गिव यू द लिबर्टी कि तुम कुछ भी पढ़ो, तुम कोई भी स्ट्रीम करो, हमें पता है हमारा बच्चा कर लेगा। तो जस्ट study for yourself, study for your parents, study for your future, study for your everything which you want to desire। और मेन है कि बस NCERT पढ़ो, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। रेफरेंस बुक्स मैंने आपको बता ही दिया है। टाइम टेबल मैनेज करो कि मिनिमम इतना से इतना घंटा तो पढ़ना ही है। और एक लास्ट चीज़, इन सब चीज़ में ना बच्चा अपना पर्सनल डेवलपमेंट भूल जाता है कि वो स्ट्रेस में आ जाता है या फिर शिट कैसे होगा। अगर तुम वो सब चीज़ें सोचोगे जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तो वो कैसे करोगे जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना, तो वो देखो ना जो हो रहा है, वो करो जो हो रहा है, वो करो जो तुम्हारे पास हाथ में है। किताब तुम्हारे पास हाथ में है, खोलो उसे, पढ़ो, नंबर लाओ, घर वालों को दिखाओ, दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू कुड डू। तो वो करो और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो कि हाँ हम कर सकते हैं। मैंने 9th में कुछ नहीं पढ़ा था और 9th से पहले आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट। मतलब मेरे 90 से 80 के बीच में आते थे। मैं कोई ऐसे कि अपनी पूरी क्लास की टॉपर ऐसा कुछ नहीं थी। मैं एक नॉर्मल एवरेज बच्ची थी। सुबह बास्केटबॉल खेलने जाती थी, शाम को आती थी, खेलती थी। नॉर्मल लाइफ स्टाइल था। कुछ ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है या पेरेंट्स की कोई प्रेशर है, कुछ नहीं था। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि तुम्हें अपना बस एक रूटीन बनाना है, एक कंसिस्टेंसी रखनी है, बाकी अपना बेस्ट दो। ऊपर पर बिलीफ रखो। अगर तुम खुद के ऊपर बिलीफ नहीं रख सकते कि मैं ला सकता हूँ या मैं ला सकती हूँ, तो सामने वाला तुम्हारे ऊपर कैसे ही रखेगा। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। कभी कभी तुमने बहुत पढ़ा होगा तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, कभी तुमने थोड़ा पढ़ा होगा तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। इट जस्ट डिपेंड्स कि तुमने कितना कंसिस्टेंसी पर है। किसी भी एग्जाम को लेके ब्रेक डाउन नहीं होना, प्री बोर्ड्स हो या ट्यूशन का हो। असली मैदान वो बोर्ड का है, वहाँ पे फाड़ के आना है, उसी के नंबर मैटर करते हैं। यहाँ जितने भी आए डजेंट मैटर। अपना माइंडसेट, अपना गोल क्लियर रखो कि मुझे इतने दिन पढ़ना है, इतने देर पढ़ना है, ये पढ़ना है। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, टिक करो सोने से पहले और सो। अपना एक पूरा प्रोसेस सेट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और स्टे अपडेटेड। अगर और भी कोई तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, आई विल बी देयर। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, जाओ पढ़ो, बाय बाय, टेक केयर।